हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे धातु एवं अधातु का पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे कि धातुओं को किस तरह से उनके अयस्क से प्राप्त किया जाता है। अब आपके माइंड में आएगा अयस्क क्या होता है। ये प्राप्त होता है खनिज से। अब खनिज क्या होते हैं? खनिज पृथ्वी के प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों एवं यौगिकों को खनिज कहते हैं। यानी जितनी भी पदार्थ हमें पृथ्वी से प्राप्त होते हैं चट्टानों के रूप में, उन्हें क्या कहते हैं? हम खनिज कहते हैं। उन्हीं के अंदर जिस धातु की सबसे अधिक मात्रा होती है वह उस धातु का अयस्क कहलाता है। हम सभी अयस्कों से धातु प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट और बहुत ज़्यादा एफर्ट लगते हैं। यानी बहुत अलग अलग तरीके इस्तेमाल करने पड़ते हैं अयस्क से धातु को अलग करने के लिए। तो जो सबसे आसान तरीका होता है और जिसमें सबसे कम पैसे का इस्तेमाल किया जाता है, उसी अयस्क द्वारा धातु को अलग किया जाता है। तो अयस्क होता क्या है? वे खनिज जिनमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है और उसे निकालना लाभकारी होता है, उसे अयस्क कहते हैं। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं सकृत श्रेणी के बारे में। जिन्होंने सकृत श्रेणी को नहीं पढ़ा है वह मेरी धातु और अधातु की पार्ट 1 देख लें। उसके अंदर मैंने सकृत श्रेणी को समझाया भी है कि क्या होती है और उसको याद करने की ट्रिक भी बताई है। हमने सकृत श्रेणी को ही 3 हिस्सों में बांट दिया है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु, मध्य अभिक्रियाशील धातु और सबसे कम अभिक्रियाशील धातु। जैसे सोडियम, हमारे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये क्या है? अधिक अभिक्रियाशील धातु हैं। वहीं जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, मरकरी, ये क्या है? मध्यम अभिक्रियाशील धातु हैं। वहीं गोल्ड और सिल्वर, ये क्या है? सबसे कम अभिक्रियाशील धातु हैं और ये स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। अब ये अलग अलग कैटेगरी में इसलिए बांटा गया है क्योंकि इनको अलग अलग करने का तरीका भी अलग अलग होता है। जो अधिक अभिक्रियाशील धातु होती हैं वह बहुत जल्दी अभिक्रिया कर लेती हैं, इसलिए उन्हें अयस्क से अलग करना भी उतना ही मुश्किल होता है। तो इनको अलग करने के लिए हम विद्युत अपघटन प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं। मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं को अलग करने के तरीके अलग होता है। ये ज़्यादातर सल्फाइड, फॉस्फेट, कार्बोनेट या ऑक्साइड के फॉर्म में पाई जाती हैं और इनसे इन्हें अलग करना आसान होता है। इसके लिए पहले इन्हें ऑक्साइड में बदलना पड़ता है, तब जाकर इन्हें अपचयित करके हम स्वतंत्र या शुद्ध धातु प्राप्त कर सकते हैं। वहीं सबसे कम अभिक्रियाशील धातु केवल सल्फाइड अयस्क के रूप में पाई जाती हैं या फिर मुक्त रूप से पाई जाती हैं, जिन्हें उनके अयस्क से अलग करना सबसे अधिक आसान होता है। आइए हम अलग अलग प्रक्रियाओं को पढ़ते हैं। पहली प्रक्रिया है, इस पूरी प्रक्रिया को सबसे पहले तो हम कहते क्या हैं अलग करने की प्रक्रिया को? धातुओं का निष्कर्षण। इसमें पहला चरण है अयस्कों का समष्टीकरण। यानी अयस्कों को खनिजों से चुनना, कौन से खनिज के अंदर कौन सा अयस्क उपस्थित है, तथा उसके अंदर क्या होती है? गैंग क्या होती है? ऐसे अशुद्धियाँ जैसे मिट्टी, कंकड़, बालू, इस तरह की अशुद्धियों को अलग करना। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम अयस्कों का समष्टीकरण। इस प्रक्रिया के दौरान हम क्या करते हैं? हाइड्रोलिक वॉशिंग, यानी बहुत तेज धारा फेंकते हैं, जिससे क्या होता है? जितनी भारी कण होते हैं, मिट्टी होती है, वो अयस्क से ऊपर से हट जाती है। चुंबक के पृथक्करण। इसी तरीके से अलग अलग प्रक्रियाओं को हम वाष्पीकरण, जिसमें जितनी वाष्पीय अशुद्धियाँ हैं जो वाष्प बन सकती हैं गर्म करने पर, वो अलग हो जाती हैं। तो इस तरह के अलग अलग तरीकों द्वारा हम अयस्कों को उसकी गंदगी यानी गैंग से अलग कर देते हैं। दूसरा चरण है हमारा धातुओं का निष्कर्षण। इस प्रक्रिया में हम क्या करते हैं? धातुओं को सल्फाइड या कार्बोनेट से ऑक्साइड में बदलते हैं और फिर उनका अपचयन करते हैं, जिससे हमें धातु प्राप्त होती है। अब जो धातु प्राप्त होती है उसके अंदर अब भी कुछ अशुद्धियाँ होती हैं, जिन्हें अलग करने के लिए हम तीसरे चरण में जाते हैं, जिसे कहते हैं धातुओं का परिष्करण। धातु का परिष्करण में क्या करते हैं? हम धातु को बिल्कुल शुद्ध रूप को प्राप्त करते हैं। इसके बाद के टॉपिक्स हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।